8 मिनट के अंदर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकिंग ईस्ट। देखो भाई, अगर आपका एग्जाम होने वाला है बोर्ड का या कोई भी एग्जाम, तो जस्ट ये एक वीडियो देख लो। 8 मिनट के अंदर मैं आपको इस पूरे चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा ज़रूर देखना। चलो, सबसे पहले जो है हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है और इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, कौन है लिखने वाले? बार्ट्रैंड रसल। अब बार्ट्रैंड रसल कब पैदा हुए? बार्ट्रैंड रसल पैदा हुए 1872 में। अच्छा, बार्ट्रैंड रसल जो है ये हमारे पास एक मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसोफर भी थे। अब मैथमेटिशियन आपको पता है, फिलोसोफर का मैं बता देता हूँ। देखो भाई, फिलोसोफर वो बंदा होता है जो लोगों के फ़ायदे की बात करेगा। इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि किस तरह से जो ईस्ट है, यानी इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और ये जो ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, किस तरह से दोबारा बड़ा बन सकते हैं और वेस्ट से भी अच्छे बन सकते हैं, और किस तरह से इनको हुकूमत दोबारा मिल सकती है। अच्छा, सबसे पहले अगर ये चीज़ पढ़नी है तो हमें जानना होगा हिस्टोरी को, ठीक है, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना होगा। अच्छा, हमारे पास 6 और 7 सेंचुरी में हमारे पास आता है अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर क्या होता है? ये एक रोमन एम्पायर होता है, ठीक है। ये रोमन एम्पायर जो है वो यानी वेस्ट में होता है, तो उस टाइम पर वेस्ट बहुत तरक्की करता है और वेस्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वेस्ट का जो कल्चर है, पावर है, बहुत ज़्यादा होती है। 7 और 6 और 8 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। अब क्या होता है, इसी टाइम पर, ये अलेक्जेंडर के टाइम पर, जर्मन और रोमन में शुरू हो जाती है लड़ाई। इस लड़ाई की वजह से इन लोगों को बहुत जो है वो नुकसान पहुंचता है। इनके बाद फिर आता है मुसलमानों का दौर, ठीक है। मुसलमानों का दौर क्या होता है कि इस्लाम फैलता है पूरी दुनिया में और खुलफाए राशिदीन का दौर आता है। अच्छा, अब जो मुसलमानों का दौर आता है ना, ये बहुत ही सुनहरी दौर होता है और इस दौर में मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है ईमानदार होते हैं और इंसाफ करने वाले होते हैं मुसलमान, और मुसलमान जो है वो इस्लाम पर अमल करने वाले होते हैं। तो मुसलमान सुपर पावर बन जाते हैं और पूरी दुनिया पे जो है वो एक अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करते हैं और लोग खुशहाली से रहते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह टाइम गुजरता रहता है। अच्छा, मुसलमानों का जो टाइम चल रहा है, उसी टाइम से थोड़ा आगे चलें तो चाइना के अंदर एक जो है सकाफ़त थी या एक डोमिनेंट कल्चर था जो कि था टैंग डायनेस्टी। वो वहाँ पर रूल कर रहा होता है चाइना में। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं तो अब मुसलमानों की हुकूमत जो है वो कमज़ोर होती जाती है, ठीक है। फिर दोबारा जो है वो हुकूमत वेस्ट की तरफ जाती रहती है। फिर आता है 16 और 17 सेंचुरी में कोलंबस का दौर और वास्को डी गामा का दौर। कोलंबस कौन है? ये कोलंबस जो है वो एक यूरोपियन आदमी है जो कि अमेरिका में जाके खोज करता है, अमेरिका की खोज करता है और इस तरह बहुत ज़्यादा जो है वो दुनिया का विज़िट करता है जहाज़ के ज़रिए से। तो और उसी टाइम पर 16, 17, 18 सेंचुरी में जो वेस्ट होता है वो रिसर्च शुरू कर देता है साइंस में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से वेस्ट मज़ीद तरक्की करना शुरू कर देता है। और जब मुसलमानों का दौर था तो मुसलमान भी साइंस में बहुत आगे थे, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर ईस्ट में जो है वो यहाँ पर मुगलिया दौर चल रहा होता है, यानी मुग़लों का दौर चल रहा होता है। अब क्या होता है हमारे पास? अब हमारे पास जो है वो जो ये वेस्ट वाले होते हैं ये अपने मुल्कों में नहीं बैठते हैं क्योंकि ये पावरफुल हो जाते हैं, ये कंपनीज बना लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच, पोर्टुगीज, ये सब उठकर जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करते हैं। और जो मुग़लों का दौर यानी एक तरह से मुसलमानों का जो दौर चल रहा था इंडिया, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, उसको ख़त्म कर देते हैं। और लास्ट मुग़ल कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर, ये आपने मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो वो लोग यहाँ आते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं, फिर वो लोग यहाँ पर हुकूमत कायम कर लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पर मौजूद होते हैं कौमें, उनमें यूनिटी कायम नहीं हो पाती है। अब उसकी वजह क्या है? यूनिटी कायम क्यों नहीं हो पाती है, यानी सब कॉन्टिनेंट में यूनिटी नहीं बन पाती है? क्योंकि यहाँ पर मुसलमान थे, हिंदू थे और इसके अलावा क्रिश्चियन थे और दूसरे मज़हब के मानने वाले थे। इन सब में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था, जिसकी वजह से एक यूनिटी कायम नहीं हो पाती है और एक हुकूमत नहीं बन पाती है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। तो फिर क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है या जो गोरे होते हैं वो बेसिकली यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कर जाते हैं। और पाकिस्तान के जो कुछ एरियाज़ थे जो कि पाकिस्तान का हक था, जैसे कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, इसके अलावा और एरियाज़, वो इंडिया की झोली में डाल जाते हैं क्योंकि इंडिया का और इनका जो झुकाव है आपस में बहुत ज़्यादा था। तो पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो
थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है, क्योंकि ये लोग जो है वो इंसाफ नहीं करते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, अब जो है यहाँ पर यानी आपको क्या लगता है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी या वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में आ गए और हुकूमत कायम कर ली? अब ऐसा तो नहीं है ना आपके घर में कोई आ जाए और आपको बोले कि भाई आज से मैं इधर का मालिक हूँ, नहीं। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप उसको हुकूमत दे दोगे। अब वो क्यों हुकूमत कायम कर पाए? क्योंकि उनके पास था वेपन्स, उनके पास थी साइंस। यानी जो गोरे थे जो यहाँ आए उनके पास साइंस थी, जिस साइंस की मदद से उन्होंने वेपन्स बनाए बड़े बड़े, वर्ल्ड वॉर करी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें उन्होंने वेपनों का खूब इस्तेमाल किया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और उन्होंने फिर यहाँ भी हुकूमतें कायम कर ली, ठीक है, क्योंकि उनके पास वेपन्स थे। तो हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी उस टाइम पर, और हम लोग आगे नहीं थे साइंस में। तो उन जो ये मशीन का दौर आया था ना, मशीन के दौर ने वेस्ट को जो है वो आगे बढ़ाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर, इसने वेस्ट को बड़ा बनाया, इसने वेस्ट को पावरफुल बनाया, और इसने वेस्ट को टेक्नोलॉजी दी, जिसकी वजह से वेस्ट ने जो है वो ईस्ट पर हुकूमत कायम की, या ईस्ट से वो बड़े हो गए। अब वो ये कहते हैं बार्ट्रैंड रसल कि अगर ईस्ट चाहता है दोबारा अपनी हुकूमत कायम करना या अपने आप को आज़ाद करना और अपनी आज़ादी को कायम रखना, तो ईस्ट को फोकस करना पड़ेगा किसमें? इंडस्ट्रियलाइजेशन में, टेक्नोलॉजी में, यूनिटी में। जैसे पाकिस्तान हो गया, हमें अपने आपस में यूनिटी रखनी होगी ताकि हम जो है वो एक अजीम कौम बन सकें, और साथ ही साथ जो है हमें जो है वो मिलकर मेहनत करनी होगी हम सब ने, ताकि हम सब जो है वो एक बड़ी कौम बन सके। तो वेस्ट के तरक्की का राज क्या था? देखो 16, 17, 18, 19 सेंचुरी में वेस्ट की तरक्की का राज क्या बना? वेस्ट की तरक्की का राज बना इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस। देखो साइंस से उन्होंने सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करी, उन्होंने बड़े बड़े वेपन्स बनाए, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, इस तरह के वेपन्स बनाए, जिससे उन्होंने हुकूमत कायम करी। जापान पे भी जो कि गिराए गए, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं, ईस्ट चाहता है कि वो बड़ा बने, हुकूमत कायम करे, या उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बने और वो एक आज़ाद रहे हमेशा, तो ईस्ट ने यूनिटी दिखानी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनानी होगी, और साइंस को अपनाना होगा, जिससे हम बड़े बन सकते हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो याद रखना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि इंडस्ट्रीज़ का लगाना, यानी कारखानों का लगाना, और इस तरह से आगे बढ़ना। आपने सुना होगा ना, अगर पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है तो इंडस्ट्रीज़ लगानी होगी और एनर्जी को सस्ता करना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि साइंस की फील्ड में हमें आगे जाना होगा। तो अगर हम साइंस में आगे जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जिसको मैंने बहुत हद तक कोशिश करी समराइज़ करने की 8 मिनट के अंदर अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर जो है वो इसे गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।